Hello everyone. Today we will start our next exercise 6.9 for chapter sphere. So in this exercise, the first topic is radical plane of two spheres. Okay, this is article 6.27. So before starting radical plane, I have to explain one definition, that is the power of a point. Power of a point with respect to some sphere. So power of a point, if say we have this sphere, okay, and from this point P, power of P हम यहाँ पर डिफाइन करना चाह रहे हैं. From P अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो दूसरे स्फीयर को, ऑब्वियसली लाइन स्फीयर को दो जगह पे काट सकती है या फिर एक जगह पे टच कर सकती है, बट इंटरसेक्ट करती है, तो 2 पॉइंट्स हमें मिले Q एंड R. इफ दिस डिस्टेंस PQ into PR, this distance PQ multiplied with PR, this distance, if this distance remain constant, okay, इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे स्फीयर पे इस तरह से लाइन डाल रहे हैं such that it remains constant, okay, then this PQ dot PR जो वैल्यू आएगी, जो रियल नंबर आएगा, that is called as power of P with respect to this sphere. okay, पावर ऑफ P. सो अभी आपके पास अगर कोई अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, से इस पॉइंट P इज अल्फा बीटा गामा विद रिस्पेक्ट टू दिस स्फीयर, सो उसकी पावर कितनी हो जाएगी? इट्स पावर इज अल्फा बीटा गामा. आपने इक्वेशन के अंदर पुट करवा देना है, ओके, नॉट एन इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में, ओके. सो ये आपके पास पावर बन जाती है उस स्फीयर की. क्लियर? इसी तरह से हमारे पास अब रेडिकल प्लेन कैसे मिलेगा? रेडिकल प्लेन दो आपके पास स्फीयर हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग स्फीयर भी हो सकते हैं. तो मान लीजिए आपके पास नॉन इंटरसेक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर आपके पास इधर है इस साइड में, एंड उस एक पॉइंट से, ऐसे पॉइंट का लोकस से आपको रेडिकल प्लेन मिलेगा. कैसे पॉइंट से? जिस पॉइंट से आपने दोनों तरफ पावर, दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में जो आप पावर निकालो तो वो सेम रहे. ठीक है, जैसे ये इस स्फीयर पे आपने इस P पॉइंट से लाइन डाली है, तो PQ डॉट PR की वैल्यू मान लो आ गई 7. लाइकवाइज आपके पास दूसरा स्फीयर है इधर, उस पॉइंट से आपने यहाँ पे पावर निकालने की कोशिश की और वो पावर भी अगर 7 आती है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉइंट जिनसे आप ऐसे लाइनें डाल सकते हो और वो दोनों कॉन्स्टेंट आती जा रही, तो ऐसे पॉइंट का लोकस से जो आपको प्लेन मिलेगा, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज रेडिकल प्लेन. ओके, ये रेडिकल प्लेन होता है हमारे पास. सो हम अब आगे क्या करेंगे? नेक्स्ट हमें करना है इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन. हमारे पास दो स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, उन दोनों स्फीयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेडिकल प्लेन बताना है. दैट इज आर्टिकल 6.27.1. देखिए, दो स्फीयर हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग रेडिकल प्लेन निकालना है, वो दोनों स्फीयर्स ये हैं. नाउ लेट, जिस पॉइंट का लोकस हमने देखना है, दैट पॉइंट इज से x1 y1 z1. नाउ पावर ऑफ, दोनों पावर सेम होनी चाहिए P पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू बोथ द स्फीयर्स. पावर हमें इक्वल मिलनी चाहिए. पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, so this is your sphere 1 and this is the sphere 2. Power of P with respect to sphere 1 is x1 square, y1 square, z1 square, 2u1 x1, 2v1 y1, 2w1 z1 plus d1 is equals to 0. Likewise, power of this point P with respect to sphere 2 is x1 square, y1 square, z1 square plus 2u2 x1, 2v2 y1, 2w2 z1 plus d2 is equals to 0. सो ये आपके पास दोनों स्फीयर की कॉरस्पॉन्डिंग पावर आ गई. अब क्योंकि वो रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ये दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा. सो दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4. ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 and 4 को जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट बच रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. 2x1 u1 minus u2, 2y1 v1 minus v2, 2z1 w1 minus w2 is equal plus d1 minus d2 is equals to 0. Okay, so this thing.
नाउ लोकस बताना है क्योंकि हमने, सो लोकस ऑफ पी इज x1 माइनस z1 को आपने किससे रिप्लेस करना है, x बाई z से u1 माइनस u2 प्लस 2y v1 माइनस v2 प्लस 2z w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये आपके पास हो गया है इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन। ठीक है, तो हम इस तरह से भी देखिए, एक और जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन इफ से दिस इज योर स्फीयर S1, ये अगर आपके पास S1 स्फीयर है एंड दिस इज S2 स्फीयर, सो इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन हम किस तरह से निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर्स आपके पास S1 इक्वल्स टू 0 एंड S2 इक्वल्स टू 0, तो रेडिकल प्लेन की इक्वेशन हो गई S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी है रेडिकल प्लेन की, दैट रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। ठीक है, जो रेडिकल प्लेन, मान लीजिए ये आपके पास स्फीयर है, इनका ये रेडिकल प्लेन आ रहा है, तो इन जो स्फीयर्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडिकल प्लेन के परपेंडिकुलर रहती है, इस तरह से हमने शो करना है। ओके, नाउ अब आपने जो दो स्फीयर हैं वो S1 और S2 हमने ले लिए हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन with respect to these two spheres is S1 minus S2 is equals to 0। okay, so S1 minus S2 के बाद आपके पास बचा 2x u1 minus u2, 2y v1 minus v2, 2z w1 minus w2 प्लस d1 minus d2 is equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन आपके पास आ गई। अब ये कोई प्लेन है, देखिए ये प्लेन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअल में, और इसके इस प्लेन के नॉर्मल क्या चीज़ है, प्लेन के नॉर्मल ये डायरेक्शन है ना, या तो ये या ये डायरेक्शन। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसके नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल और ये जो डिस्टेंस, जो इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन C1 से C2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, तो उन दोनों सेम होनी चाहिए ना। Okay, now direction ratios of normal to plane, जो प्लेन के जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा x y z जो प्लेन के अंदर है उसके कोफिशिएंट से हमें पता लगता है, दैट इज 2 u1 माइनस u2, 2 v1 माइनस v2, 2 w1 माइनस w2, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, या फिर इन्हें ऐसे लिखते हैं u1 माइनस u2, v1 माइनस v2, w1 माइनस w2। ओके, सो ये आपके पास हो गया डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल। अभी ये जो C1 C2 को ज्वाइन कर रही है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी इसके इक्वल आने चाहिए। नाउ C1 इज सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट स्फीयर, माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1, C2 इज माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2। अब C1 C2 के डायरेक्शन रेशियोज ही डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ C1 C2 कितना होगा, u1 माइनस u2, इनका डिफरेंस v1 माइनस v2, w1 माइनस w2, और इनमें नेगेटिव साइन हो सकता है, वो सब में से आपको मालूम होगा। सो वी कैन सी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन C1 C2, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू स्फीयर वो सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लेन एक्चुअल में परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, स्फीयर के सेंटर को जॉइन करने वाली लाइन के। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 6.29 है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर किसी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, कि क्या इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर हम इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब आपके पास ये इक्वेशन दो स्फीयर की इक्वेशन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन जो अभी तक हम लेते चले आ रहे हैं वही सेम। अब हमने दिखाना है कि क्या इन दोनों स्फीयर की इक्वेशन को हम इन सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने करके दिखाना है इस आर्टिकल में। सो मान लीजिए कि आपके पास दो जो स्फीयर हैं, ठीक है, उन दोनों के सेंटर, एक का सेंटर है दिस वन, इस फर्स्ट स्फीयर का, ये मान लीजिए आपके पास फर्स्ट स्फीयर है एंड दिस इज सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर का सेंटर C1 एंड सेकंड स्फीयर का सेंटर C2। सेंटर्स ऑफ स्फीयर C1 C2
से लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं दोनों इन स्फीयर के सेंटर। और अब रेडिकल प्लेन तो जो लाइन आपके पास जो स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, रेडिकल प्लेन उसके परपेंडिकुलर होता है। सो रेडिकल प्लेन क्या बन जाएगा इस केस में, अगर ये एक्स एक्सिस है देन रेडिकल प्लेन इज वाईजी प्लेन, वाईजी प्लेन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। वाईजी प्लेन रेडिकल प्लेन हो गया और C1 C2 एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। ओके, वाईजी प्लेन का मतलब है x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 बोल लो या वाईजी प्लेन बोल लो, सेम थिंग। ओके, नाउ देखिए इस स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर का सेंटर C1 इज -u1 -v1 -w1, लाइकवाइज स्फीयर सेकेंड का -u2 -v2 -w2। अब ये क्योंकि दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं तो y और z कोऑर्डिनेट दोनों का 0 होना चाहिए। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, v1 w1 v2 w2 सब आपके पास क्या हो गई, 0 आ गई, ठीक है। अब इनकी जब वैल्यू हम इक्वेशन, स्फीयर की इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारी स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ spheres x square plus y square plus z square plus 2u1x plus d1 is equals to 0. Likewise x square plus y square plus z square plus 2u2x plus d2 is equals to 0. नहीं, मान लीजिए ये आपके पास 3 और ये 4, पर जो हमें चाहिए उसमें हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट सेम हो। ओके, तो ये अभी तक हमारे पास डिफरेंट है। नाउ इक्वेशन, अगर ये दो स्फीयर की इक्वेशन है, इसके कोरस्पॉन्डिंग रेडिकल प्लेन क्या निकलेगा, देखिए कैसे, रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर 3 एंड 4 इज क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होगा। सो 2x u1 minus u2 plus d1 minus d2 is equals to 0। ये इक्वेशन ऑफ रेडिकल प्लेन है, बट हमने जो कंसिडर किया है दैट रेडिकल प्लेन इज ऑल्सो रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर्स इज x is equals to 0, ठीक है। एक रेडिकल प्लेन ये हो गया, एक रेडिकल प्लेन ये हो गया। अगर दोनों रेडिकल प्लेन सेम है तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो भी सेम होना चाहिए। x का कोफिशिएंट कितना है, 2u1 माइनस u2, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, बाकी सारे टर्म्स तो 0 है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है d1 माइनस d2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 0 है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो दिस विल इम्प्लाई, ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा, दैट d1 माइनस d2 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज अदरवाइज d1 माइनस d2 अगर 0 नहीं दिया हमने तो वो इनफाइनाइट वहाँ पर बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सो d1 माइनस d2 भी इक्वल होने चाहिए, सो दैट कि वो भी 0 हो जाता तो हमारे पास सिर्फ ये रेशियो बचता। सो d1 माइनस d2 इम्प्लाइज d1 इज इक्वल्स टू d2, मान लीजिए उसे हमने नाम दे दिया d, देन रिड्यूस्ड इक्वेशन or reduced or simplified equations of spheres भी क्या बन जाएंगी आपके पास, x square plus y square plus z square plus 2u1x plus d is equals to 0, and x square plus y square plus z square plus 2u2x plus d is equals to 0, ठीक है। ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स हमारे पास ये डिफाइन करना है। नाउ सिस्टम ऑफ स्फीयर इज सेड टू बी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर इफ एनी टू मेंबर्स ऑफ द सिस्टम हैव सेम रेडिकल प्लेन। इस सबसे पहले सिस्टम ऑफ स्फीयर्स किसे बोला जाएगा, आपके पास लाइकवाइज बोल सकते हो कि कलेक्शन ऑफ स्फीयर्स है आपके पास, ठीक है। उसमें से उस सिस्टम ऑफ स्फीयर्स में से आप कोई भी दो मेंबर उठाते हो, ठीक है, और उनका रेडिकल प्लेन सेम आता है, तो ऐसे स्फीयर के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको प्रूफ नहीं मैंने किया है, तो डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ कि
दो स्फीयर हैं, देन S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल्स टू 0, ये हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। ओके, सिस्टम ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे पास ये। लाइकवाइज इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इज इक्वल्स टू 0, इससे भी हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। S1 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज रेडिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, सेंटर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर कोलिनियर होंगे। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर आपके पास हैं तो उनके सेंटर एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है, एक लाइन पे लाई करते होंगे आपके पास। सिंप्लीफाइड फॉर्म, जिस तरह से हमने पीछे सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी थी इस स्फीयर की, इसी तरह कोएक्सियल सिस्टम अगर आपके पास आएगा, ऑब्वियसली भी एक स्फीयर की इक्वेशन आनी है। सो ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके पास आएगी ये इस फॉर्म की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ कि जहाँ पे भी अब हम नेक्स्ट स्फीयर की या कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर की बात करनी होगी, वहाँ पे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं, इसी पर्पज से हमने इन फॉर्म को सिंप्लीफाई किया है। ओके, नाउ एक नई एक डेफिनेशन है नेक्स्ट, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम। अब ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन भी हैं और इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ लिया जाता है। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम होता क्या है, एक्चुअल में एक पॉइंट, ठीक है, उस पॉइंट का देखिए आपके पास सेंटर 2 स्फीयर हैं, ठीक है, 2 स्फीयर हैं, उनका सेंटर 2 स्फीयर है कोएक्सियल सिस्टम के, ठीक है, उस सिस्टम में से आपने कोई 2 स्फीयर उठाए सच दैट द सेंटर ऑफ दोज 2 स्फीयर्स हैविंग 0 रेडियस। स्फीयर कहाँ से उठाए आपने, उस सिस्टम से, कोएक्सियल सिस्टम आपने उठाया, ठीक है, वहाँ से आपने स्फीयर लिए और उनके सेंटर अगर 0 हैं देन उनके सेंटर आपने उठाए सच दैट रेडियस वहाँ पे 0 है, देन इट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, देन दैट पॉइंट। अभी ये थ्योरम है हमारे पास और ये हमें प्रूव करनी है, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ 2 स्फीयर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम, ये कोएक्सियल सिस्टम आपके पास गिवन है, सेंटर ऑफ 2 स्फीयर, उन जो 2 स्फीयर आपने लिए हैं इस टाइप से, उनके सेंटर विच हैविंग 0 रेडियस एट दिस पॉइंट उसकी रेडियस क्या होगी, 0 होती है, ये हमने शो करना है, ठीक है। अब गिवन सिस्टम स्फीयर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ये पहले से यहाँ पे गिवन है, चाहे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिया हो वो सेम पर्पस है, बिकॉज हम किसी भी स्फीयर की इक्वेशन को या कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर को हम रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, सो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ये आपके पास गिवन है, इट्स सेंटर इज, इस स्फीयर का सेंटर कितना हो गया -u 0 0, सो एंड इट्स रेडियस इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d, ठीक है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, वो सब चीज़ें 0 है, तो ये हमारे पास रेडियस हो गई। अब ये कोएक्सियल सिस्टम की रेडियस क्या होती है, 0 रेडियस होती है, लिमिटिंग पॉइंट अगर है तो हम लिमिटिंग पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो पॉइंट एक्चुअल में क्या होगा, वो ये होगा, ये दिखाना है हमने। नाउ लिमिटिंग पॉइंट अगर निकालने की बात हो रही है तो रेडियस को क्या करना पड़ेगा, रेडियस को 0 करना पड़ेगा, रेडियस इक्वल्स टू 0 मीन्स अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल्स टू 0, वो तभी पॉसिबल है व्हेन u स्क्वायर माइनस डी 0 हो जाए, इट मीन्स u की वैल्यू कितनी आ जाए प्लस माइनस रूट डी। सो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ स्फीयर कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ स्फीयर इज -u 0 0 था आपके पास और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई प्लस माइनस रूट डी 0 0। तो 2 स्फीयर कोएक्सियल सिस्टम के विच हैव 0 रेडियस मतलब लिमिटिंग पॉइंट की बात करी जा रही है, तो सेंटर ऐसे 2 स्फीयर के सेंटर ये आने चाहिए थे हमारे पास, ये हमने शो किया है, ओके। ये सेंटर ही हम लिमिटिंग पॉइंट कहा जाएगा बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है ऑफ अ स्फीयर विच हैव 0 रेडियस, ठीक है, ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस 0 है, तो वो पॉइंट, वो सेंटर ही पॉइंट हो गया, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग पॉइंट, क्लियर।